शैल वी स्टार्ट। तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है अजय कावड़े। हम सब्जेक्ट जो डील करने वाले हैं वो है आपका फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स। आप सभी लोग सेम कोर्स हैं सीबीएसई से या कोई आईसीएसई से भी है? सीबीएसई। और ऑनलाइन जो है वंशिका, अक्षिता, आप लोग सर सीबीएसई। सीबीएसई। अच्छा ठीक है, चलो सभी सीबीएसई वाले हैं। तो सीबीएसई और आईसीएसई जिनका सिलेबस है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ बिल्कुल एक जैसा ही है। तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सिलेबस में कवर क्या क्या करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मानते हैं नहीं? ये सब्जेक्ट है पूरा फील करने वाला। अगर सब्जेक्ट को आपने फील कर लिया तो जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो सब कुछ आप लिख सकते हैं खुद से, और न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजीली समझ में आते हैं। एक्चुअली फिजिक्स में क्या है ना, जो कुछ भी होता है वो सब ही हमको दिखाई देता है। मेन 11th का फिजिक्स, वो जो फिजिक्स था उसमें जो कुछ भी हमारे रियल लाइफ में होता था वो सब कुछ 11th की फिजिक्स में कवर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे 12th की फिजिक्स में थोड़ा हमको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना है। आप देख सकते हैं कि इस बार हम लोग को क्या पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। इसलिए इसमें थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल में जाना है, इसलिए इसको थोड़ा फील करके हम लोग पढ़ेंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा। 11th के कंपेरिजन में काफी ईजी है इस बार 12th में। 11th आप सभी लोगों ने ऑनलाइन किया होगा, यहाँ पे ऑफलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत इजी है इस बार। तो देखो हमारा जो सिलेबस है उसे टोटल 9 यहाँ पे मैंने यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला यूनिट जो होगा वो हमारा होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअली आप लोग के 12th के फिजिक्स में हमें मेन पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें आप देख सकते हैं कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक ही इलेक्ट्रो और एक ही मैग्नेटिज्म। जैसे आप लोगों ने मोटर देखी होगी कभी, उसके अंदर में आपने मैग्नेट देखा होगा और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है उसमें हमको रोटेशन देखने के लिए मिलता है। इसका उल्टा भी पॉसिबल होता है, घर में जो जनरेटर होता है उसके अंदर भी मैग्नेट होता है। जब हम उसे रोटेट करते हैं ना उसके अंदर में कॉइल को, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पहले ऐसा देखा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग टाइप की चीजें हैं, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए ना तो पता चला कि ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, एक का दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ही ना दो पार्ट में इसने डिवाइड किया हुआ है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 1 में। इसमें हम चार्जेस के बारे में जानेंगे। चार्ज, आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, आपने चार्ज वर्ड तो बहुत सुना हुआ। तो ये चार्ज के बारे में हमको जानना है कि चार्ज एक्चुअल में है क्या चीज। जैसे आप देखते हैं कभी आप कार से उतरते हैं या कहीं किसी चीज को छूते हैं तो आपको थोड़ा सा करंट मारता है। कभी एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने? कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? तो थोड़ा सा करंट मारता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में उस समय चार्ज आ चुका होता है। तो हम उसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये चार्ज है क्या चीज। अगर वो चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, अगर वो चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो वो आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में। लेकिन आप जानते हैं जो करंट सप्लाई होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं पूरे वायर में। अब जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, वो अगर फ्लो कर रहा है, वो मोशन में आ गया है, तो वो किस में आ जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहली यूनिट में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा चार्ज है वो रेस्ट कंडीशन के ऊपर है। तो रेस्ट कंडीशन के ऊपर है तो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो कैसे एक फील्ड बनाएगा। जैसे मैग्नेट जो होता है वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। एक मैग्नेट होता है, उसके पास में अगर आप किसी आयरन के पीस को लाते हो तो क्या करता है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि वहां पे कुछ मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। वैसे ही जो चार्ज होता है ना उसके आसपास भी एक फील्ड होती है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो ये फील्ड कैसी होती है दिखने में, ये फील्ड क्यों होती है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और दूसरा हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस। एक डिवाइस होती है कैपेसिटर नाम की, नाम सुना है आपने? पंखे में भी एक छोटी सी डिवाइस होती है, कंडेंसर बोलते हैं जिसको, कई बार कंडेंसर खराब हो जाता है। तो एक बहुत छोटी सी डिवाइस है ये कैपेसिटर, उसी के बारे में हमको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना होगा। ये करता क्या है कैपेसिटेंस, इसकी कुछ कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की। जो हमारे यहाँ करंट आता है ना वो एसी करंट होता है,
वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा कम ज्यादा। लेकिन फैन को तो कंटिन्यूअसली आपको करंट चाहिए। तो वो क्या करता है, जब करंट की वैल्यू ज्यादा है तो स्टोर कर लेगा चार्ज को, और जब करंट की वैल्यू हो गई कम तो अपने में से इस चार्ज को रिलीज कर देता है, ताकि फैन को कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहे। तो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। अब उसके बाद आ जाएंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे चार्ज जो था वो स्टेशनरी पोजीशन में था, रेस्ट कंडीशन में। लेकिन जैसे ही अब चार्ज मूव होना शुरू हो जाएगा तो चार्ज के फ्लो होने को ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वहां पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे कहा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पहले के जमाने में सोचा जाता था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीज है, लेकिन ये दोनों चीजों को हम रिलेट कर देंगे कि अगर कोई मैग्नेट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने देखा, आप लोगों ने कंपास देखा है जो कि डायरेक्शन बताता है, उसमें एक मैग्नेट की नीडल यूज होती है, वो मैग्नेट है। वो नॉर्मली यूज करने में बहुत अच्छा यूज होता है, लेकिन जहां कहीं पे भी एक इलेक्ट्रिक वायर के आप उसको पास में ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट पड़ रहा है मैग्नेट के ऊपर। तो इसके हम बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें जिसमें फायदा उठाया जाता है, वही हम देखने वाले हैं कि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जितनी भी सारी यूनिट्स है ना, ऑलमोस्ट ये सारी यूनिट जो है, ये जितने 4 5 6 7 नंबर लिखा है, ये सब 8 नंबर 9 नंबर इतना कवर करती है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद अगला हमारा यूनिट रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे घर में जो अल्टरनेट करंट आता है, करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्टरनेट और एक दूसरा क्या होता है, ऑनलाइन कोई बताएगा दूसरा करंट क्या होता है, एनीवन? एनीवेज, दूसरा करंट होता है क्या, डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, जो बैटरीज होती हैं वो डायरेक्ट करंट सप्लाई करती है, लेकिन हमारे घरों में जो बिजली आती है वो किस में आती है, वो अल्टरनेट करंट के फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे जनरेट होती है और कैसे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। हम क्यों डीसी यूज नहीं कर रहे हैं घर में भी, घर में हम क्यों एसी यूज कर रहे हैं, तो उसके हम लोग बेनिफिट्स यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे अगले टॉपिक पे, जो कि रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत सारे टाइप की वेव्स होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के में डिफाइन किए हैं। तो वहां हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में होती क्या है। पहले इसको हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद आपने नाम सुना है एक्स रेज का। अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है किसी को तो उसका एक्सरे निकाला जाता है। तो ये जो एक्स रेज होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सन से जो लाइट हमारे पास आती है या इस ट्यूबलाइट से जो लाइट निकल रही है, वो भी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप रेडियो ऑन करते हो तो उसमें आप कुछ फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, जैसे 94.3 माई एफएम, उसमें 94.3 मेगाहर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी आप सेट करते हैं। तो उसमें क्या रेडियो वेव्स रिसीव करता है आपका जो रिसीवर होता है मोबाइल का वो। तो वो सारी वेव्स भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब देखिए सन से जो लाइट आ रही है उसमें कैसे इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक ये दोनों इफेक्ट हमको देखने मिलेंगे, वो सब कुछ हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है तो वो है यूनिट नंबर 5। इसमें ये जो चैप्टर 8 है, ये सबसे इजी, सबसे अच्छा स्कोर इसी में होता है। पर पूछता है इसमें ज्यादा मार्क्स का नहीं, मैक्स टू मैक्स 4 या 5 नंबर का पूछेगा, लेकिन सबसे इजी है ये। इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, ऑप्टिक्स के ऊपर। ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट रेज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट मिरर और डिफरेंट डिफरेंट जो लेंस होते हैं उससे ये पास होती है, तो ये किस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है या रिफ्लेक्ट होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। जैसे आंखों के चश्मे का पावर होता है, किसी का प्लस में होता है किसी का माइनस में होता है, तो उसका हम लोग यहाँ पे मतलब देखेंगे कि प्लस में होने का क्या मतलब है, माइनस में होने का क्या मतलब है। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस, उसके बाद मिरर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ये रे ऑप्टिक्स में कवर हो जाएगा कि लाइट की रे कहां से टकरा के किस तरीके से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है। उसके बाद इसी में अगली चीज हो जाएगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमें कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ये रे ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे अच्छा हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ह्यूमन आई। हमारी आंख भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है और उससे हम चीजों को देख पाते हैं।
तो हम सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप क्या यूज होता है, माइक्रोस्कोप का चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाता है, बहुत छोटी चीजों को। उसके बाद हम लोग इसी में अगला पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर थोड़ा सा कम होता है, उसको और एनहांस करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे किसमें, इसमें जाएंगे हम लोग टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप का क्या काम होता है, दूर नहीं, बहुत दूर की चीजों को जिसको हम आंख से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ये भी दो टाइप के पढ़ेंगे हम लोग टेलीस्कोप। एक पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो दूर दूर के जो प्लैनेट्स हैं, सन है, उनको दिखाएगा। और ये वाला जो है दूसरा वो रहेगा टेरेस्ट्रियल, यानी अर्थ पे ही कहीं दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो वहां पे कुछ लोग बाइनोकुलर्स वगैरह लेके बैठे होते हैं, तो अर्थ पे ही दूर पे जो चीजें हैं उनको दिखाने वाला क्या होगा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होगा। तो ये चार मेन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इनका वर्किंग कैसा होता है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स के ऊपर आ जाएंगे हम लोग। एक्चुअली जो लाइट है इसको माना जाता है कि ये दो टाइप से बिहेव करती है, एक वेव टाइप से और एक पार्टिकल टाइप से। इसको डिटेल में डिस्कस करना है, तो जब वो वेव के फॉर्म में करेगी ना एक्ट, तब हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद चलेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर और लाइट, इन सब का ड्यूअल नेचर होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कभी वो वेव फॉर्म में एक्ट करते हैं, कभी लाइट के फॉर्म में एक्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि उनका ड्यूअल नेचर क्यों है और वो किस तरीके से क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला यहाँ पे पार्ट डिस्कस करेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा एटम्स और न्यूक्लियाई क्या होता है। एटम के अंदर में देखा होगा प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री की याद आने वाली है जो लास्ट ईयर में आपने पढ़ा है। अब ये एटम और न्यूक्लियाई के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। और जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सेमीकंडक्टर देखा है आपने, ये जो चिप्स वगैरह बनती है ना, वो सब कुछ सेमीकंडक्टर है। लैपटॉप में जो मदरबोर्ड लगती है, आपके मोबाइल में जो आईसी लगी हुई है, हर जगह क्या है, ये सेमीकंडक्टर ही है। आजकल हर चीज डिजिटलाइज हो जा रही है। पहले देखो बोर्ड आता था, उसमें तो कोई चिप नहीं लगी होती थी। आज की डेट में देखो इस बोर्ड के अंदर कितनी बड़ी बड़ी चिप्स लगी हुई है। तो सेमीकंडक्टर जो है, इंडिया में आजकल सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सब अगर इंडिया में आना चाहती हैं, अगर यहीं पे उनको बना बनाया सेमीकंडक्टर आईसी चिप्स मदरबोर्ड मिल जाए, तो हमारा जो मेक इन इंडिया चल रहा है उसको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। इसीलिए ताकि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ सकें, इसलिए हम एटम और न्यूक्लियाई की यहाँ पे बेसिक नॉलेज यहाँ पे लेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे आखिरी हमारे टॉपिक के ऊपर, आखिरी यूनिट पे, जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये सेमीकंडक्टर है क्या, इसका यूज कैसे करें और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे आजकल के जमाने के मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स को। जैसे आप फोन पे यहाँ से बात करते हैं तो कुछ वेव्स निकलती हैं, सैटेलाइट में जाती है, सैटेलाइट से वापस अर्थ पे रिसीव होती है। तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो काम कैसे करते हैं, यहाँ पे उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ये आपके पूरे के पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू हो गया कि हमको एक्चुअली यहाँ पे पढ़ना क्या है। तो आपने देखा होगा मेजर पोर्शन यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा लाइट के बारे में पढ़ना है, और तीसरा ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है कि इसमें एटम होते हैं, न्यूक्लियस होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। सेमीकंडक्टर नाम से आप लोग देख रहे होगे, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, कंडक्टर। कंडक्टर किस चीज का होता है, एक तो हीट का कंडक्टर होता है और एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, पर लिखा हुआ है सेमी, मतलब ये कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा और कभी पास नहीं होने देगा। तो वो क्या कंडीशन है जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, और वो क्या कंडीशन है जब ये इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास नहीं होने देता है। इसकी यही सबसे अच्छी बात है जिसको हम लोग अपने मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं सर्किट्स बनाने के लिए। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग आज से पढ़ना शुरू करते हैं।
तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, और पढ़ेंगे कैपेसिटर। ये मेन चीजें हमको डिस्कस करना है इसमें। और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट, क्योंकि इसमें चार्ज जो है वो मोशन में आ गया है। ये सब कुछ हमको यहां पे डिस्कस करना है। तो अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि जो हमारी यूनिट है उसका नाम ही क्या है अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। इसमें सबसे पहली चीज जो है आप देख रहे हैं, वो बार बार एक वर्ड सुन रहे हैं, चार्ज। चार्ज होता क्या है पहले वो देखते हैं। आप में से कोई डिफाइन कर सकता है चार्ज अभी? चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि चार्ज कैसा होता है। 600 बीसी में, 600 बीसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अगर वो आपस में रब कर देते हैं ना, तो उनमें एक खास तरीके की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। अब उन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग टाइप की चीजों को रब किया। चलो एक एक्सपेरिमेंट खुद यहां पे करके देखते हैं। आपकी कॉपी में से, पीछे में से, एक पेज में से छोटे छोटे टुकड़े आप निकाल लो। इतने छोटे छोटे टुकड़े, एकदम छोटे। चार्ज अभी आप लोग देख लोगे और इसी के थ्रू हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए एकदम, उससे भी छोटा टुकड़ा, एकदम छोटा टुकड़ा। जितने छोटे टुकड़े होंगे उतना अच्छा होगा। अब आप अपने हाथ में पेन रखिए और उसको अपने बालों पे ऐसे रगड़िए। पेन को हाँ, जोर से उसको रगड़ेंगे। उसके बाद उन पेपर के पीस के पास लेके जाइए। क्या वो अट्रैक्ट हो रहे हैं? हुआ अट्रैक्ट? आपसे हुआ? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी एक्सपेरिमेंट को करके देखें। इससे बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी समझ में आएगी कि कब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगा कि वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो उसका हमको डिफरेंस पता चलेगा। चिपक गया ना? सभी से हुआ? नहीं हुआ? हाँ, आपसे भी हुआ ना? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी एक्सपेरिमेंट को करके देखें। एकदम छोटे छोटे पीस होना चाहिए पेपर के। आप अपने बालों में इस तरीके से रगड़ेंगे पेन को, और जैसे ही उनके पास ले जाएंगे तो वो उसमें चिपक जाता है। तो ये जो थेल्स थे उन्होंने यही चीज को ऑब्जर्व किया। 600 बीसी में थेल्स करके साइंटिस्ट थे, व्यक्ति थे। उन्होंने देखा इस चीज को। अगर आप एक बलून अपने पास रखें, उस बलून को भी अगर अपने बालों में रगड़ेंगे और दीवार के पास ले जाएंगे तो वो दीवार पे चिपक जाता है। तो देखिए ये कहां से उसमें ये चीज आ रही है कि वो उसमें जाके वो चिपक जा रहा है। तो इन लोगों ने भी वही चीज ऑब्जर्व करी जो थेल्स थे। तब वो जाके कंक्लूजन के ऊपर निकलते हैं। तो देखिए लिखिएगा इसमें नंबर नीचे, एक्टिविटी। उन्होंने जो एक्टिविटी परफॉर्म की थी वो देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, सिल्क एंड ग्लास ट्यूब। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने सिल्क,
रेशम का एक कपड़ा लिया, मान लीजिए ये रेशम का कपड़ा है, ये मेरे हाथ में, और ये एक ग्लास की ट्यूब है। उन्होंने इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ा, और रगड़ने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एक और पेयर लिया था, उन्होंने दो पेयर लिए, दो ग्लास ट्यूब थी और दो सिल्क के कपड़े थे, उनको आपस में रगड़ा अच्छे से। अब उन्होंने क्या किया, दो ग्लास ट्यूब को एक साथ लेके आए। अगर उन्होंने ग्लास ट्यूब और ग्लास ट्यूब को एक दूसरे के पास लाया तो देखा कि दोनों ग्लास ट्यूब एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। जैसे आपने मैग्नेट में देखा है, सेम पोल्स अगर एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जब दो ग्लास ट्यूब एक दूसरे के पास ला रहे थे तो वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी। वैसे ही जो सिल्क जिसके ऊपर उन्होंने रगड़ा था, दो सिल्क के कपड़े भी एक दूसरे के पास ला रहे थे तो वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। ये अभी ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं उनके। लेकिन उन्होंने देखा कि जब सिल्क और ग्लास वुड दोनों को रगड़ने के बाद अगर उनको एक दूसरे के पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, एक दूसरे में वो जाके चिपक जाते थे। तो ये उनका तीसरा ऑब्जर्वेशन था, ग्लास ट्यूब और सिल्क को अगर वो पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी उन्हें कुछ समझ में आया नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया दूसरी चीजों के साथ में। अब उन्होंने एक कैट फर लिया, जो बिल्ली होती है उसका जो फर होता है वो, और लिया उन्होंने एक प्लास्टिक की ट्यूब, उनको भी रगड़ा आपस में। उसमें भी उन्होंने देखा कि जब प्लास्टिक प्लास्टिक एक दूसरे के पास लाया जाता है, दोनों प्लास्टिक को रगड़ा था उन्होंने, रब किया था, जैसे ही उनको पास लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं। दोनों कैट के फर को पास लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं। लेकिन जैसे ही रब करने के बाद प्लास्टिक और जो कैट का जो फर था उसको पास लाए तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो ये दो एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म करके देखी। इसका मतलब है कि रब करने पे वहां कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जा रही है। तो वहां पे उन्होंने यही चीज डिस्कस की कि यहाँ पे जब दो चीजों को हम आपस में रब करते हैं ना तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ चला जाता है। ये जो कुछ चला जाता है ना, इसी को उन्होंने आगे चल के क्या नाम दिया था, चार्ज। होता क्या है कि दो बॉडीज हैं, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। जब आप इस बॉडी को इस बॉडी में रगड़ते हैं, दोनों बॉडी में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स में कुछ ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं। मेटल्स, इनमें से बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसमें बहुत आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाती है। तो देखो दो अलग अलग मटेरियल है, दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन और इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब इनको रगड़ा जाता है ना आपस में तो क्या होता है, अभी देखो इसमें जितना ये नेगेटिव वाला चार्ज था उतना ही इसमें ना पॉजिटिव वाला चार्ज भी होता है हर बॉडी के अंदर। नहीं तो वो तो हर बॉडी को आपस में अट्रैक्ट करने लगेगी। तो इनिशियली जब ये पेन रखा हुआ है ना तो इसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, इसलिए ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, रब करने पे एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले गए। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले गए तो इसमें तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अब बढ़ गई। पॉजिटिव वाले उतने ही थे लेकिन इलेक्ट्रॉन आ जाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब ज्यादातर यहाँ पे कौन बचे हैं, प्रोटॉन्स वगैरह बचे हैं, पॉजिटिव चार्ज बचे हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये उन्होंने वहां पे ऑब्जर्वेशन किया कि जब दो चीजों को इस तरीके से हम रब करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दो चीजों को रब करोगे तभी यहाँ पे ये दोनों में चार्ज डिफरेंस आएगा। अभी आगे हम एक्सपेरिमेंट और करेंगे। बिना टच किए आपका मोबाइल आजकल बिना टच के चार्ज हो रहा है या नहीं, उसमें कोई केबल नहीं लगाना पड़ता। आजकल इंडक्शन कुकर आ गए हैं जिसके ऊपर स्टील का बर्तन रखो खाना पक जाता है। इसमें भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बार बार सुना होगा अभी सिलेबस में, तो वही सब हमको डिस्कस करना है।
तो जरूरी नहीं कि हर बार कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पुराने जमाने की बात है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि वो रब करते थे आपस में। तो जब रब करते थे ना, तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में पहुंच जाते थे। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, ये तो निगेटिवली चार्ज है, वो बॉडी जो हो जाती थी वो निगेटिवली चार्ज हो जाती थी, और ये बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखो, वैसे ही एक और पेयर मैंने लेके रखा, जैसा ये था बिल्कुल वैसे ही इसमें भी इलेक्ट्रॉन थे और पॉजिटिव चार्ज थे। ये दूसरी बॉडी, इनको भी आपस में मैंने रब किया, तो फिर से क्या होगा, ये वाली बॉडी भी निगेटिवली चार्ज और ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। दो पेयर है ये। अब देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर मैं इनको पास में लाऊंगा तो क्या होगा, नहीं, जब सेम टाइप के चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। अगर इसके बाजू में आप एक और मैग्नेट ले आए, अगर यहाँ नॉर्थ होगा यहाँ साउथ, तो ये एक दूसरे को खींच लेंगे, अपोजिट्स अट्रैक्ट्स, तो ये आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पे ये उल्टा होता, अगर यहाँ पे होता साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते। तो वैसे ही अगर इसको और इसको कांटेक्ट में लाओगे, जैसे मैंने बताया था वहां पे ग्लास ट्यूब को जब कांटेक्ट में ला रहे थे तो वो रिपेल कर रहे थे। और जब उन्होंने क्या किया, एक ग्लास वूल को दूसरा जो उन्होंने सिल्क लिया था उसके साथ में अगर कांटेक्ट में लाया, तो एक में पॉजिटिव चार्ज, दूसरे में नेगेटिव चार्ज। जब भी अपोजिट चार्ज होता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे एक और खास बात है कि जब वो आपस में चिपक जाते हैं ना, तब ये निगेटिव था और दूसरा पॉजिटिव था। अब क्या होगा बताओ, हाँ बिल्कुल सही, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, जब उनको चिपका दोगे ना, तो क्या हो जाते हैं, आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। निगेटिव वाले जहां पे ज्यादा थे वो कूद के कहां चले जाते हैं, जहां पे डेफिशिएंसी है। तो अब जो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने अभी किया था ना, बालों में पेन को रगड़ा था, उसके बाद आपने पेपर को चिपकाया था, अब इस एक्सपेरिमेंट को आप दोबारा करके देखना। एक बार अच्छे से रगड़ लेना, पेन ऐसे रखना, और वापस से ना एक बार बस बालों में ऐसे छुआ देना धीरे से। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फिर से कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब पेपर के ऊपर रख के देखना, अब पेपर नहीं चिपकेगा, करके देखो। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्जेस की। अभी आके चल के हम इंडक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टी वहां पे याद आएगी कि जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं दोबारा से, तो उनका चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। हाँ, अब एक बार वापस से छुआओ ऐसे, नहीं पकड़ा ना, बिल्कुल नहीं पकड़ेगा वो, क्योंकि अब वो दोनों न्यूट्रल हो चुके हैं। वापस से उसी पोजीशन में जहां पे रब किए थे, वहां पे एक बार धीरे से टच कर दो। हाँ, तो आपने क्या किया, दोनों को रब किया, जैसे ही आपने रब किया तो एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, दोनों अलग अलग थे। लेकिन अगर आपने दोनों को फिर से कांटेक्ट में ला दिया, तो क्या होगा, यहाँ एक्सेस में नेगेटिव हो गए थे, वापस से यहाँ पे जंप कर जाते हैं और वहां चार्ज खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि चार्ज ना पैदा नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज बस जो है ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट होता है। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना तो आप जनरेट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा। जैसे कि देखो, एक सी सॉ है, यहां पे मान लो तीन बच्चे बैठे हैं, यहां पे भी तीन बच्चे बैठे हैं, तीनों का वजन बिल्कुल सेम है, इधर तीनों का वजन सेम है, बिल्कुल ये बैलेंस्ड रहेगा। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 6। लेकिन आप खुद देखो, अगर एक स्टूडेंट उतर के इधर चला जाए तो क्या होगा, ये ऐसा झुक जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये निगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्या नंबर ऑफ चार्ज चेंज हुए, 6 के 6 है, लेकिन क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए ना, इसीलिए ये डिफरेंस आया है। यहाँ ये लेवल का डिफरेंस है, यहाँ पे वो क्या होगा, चार्ज का डिफरेंस होगा। तो क्या चार्ज को हम जनरेट कर सकते हैं, नहीं, कभी नहीं। क्या चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं, बस वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी कारण से बॉडी निगेटिवली चार्ज कहलाती है, अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, और जहां से वो निकल भागे हैं वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इतना समझ में आया। तो दो एक्टिविटी है
जो उस जमाने में की गई थी, पहली एक्टिविटी में क्या था, एक सिल्क का कपड़ा था और ग्लास ट्यूब थी, उनको आपस में रगड़ा गया तो देखा गया कि दोनों जो है उनमें कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। आगे चल के इसको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नाम दिया गया। उस समय इनको पता नहीं था कि इनको हम क्या चार्ज नाम दें, पॉजिटिव दें नेगेटिव दें, ये वर्ड थे ही नहीं उस समय। लेकिन आगे चल के उन्होंने देखा कि इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है, दोनों को चिपका दो तो दोनों जीरो हो जाते हैं। ऐसा कब पॉसिबल होता है? मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप सब लोग जानते हैं, अगर ये 5 है तो ये कितना होगी दोनों को जोड़ने पे जीरो आए? -5। तो ये होना चाहिए -5। तो जब दोनों को आप जोड़ोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि न्यूट्रल। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था कि जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए ना, हम उसको बोलेंगे कि वो निगेटिवली चार्ज्ड है, और जहां से वो निकल के गए हैं उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इस तरीके से नामकरण होता है निगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड का। तो यहाँ पे चार्ज के बारे में एक छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि चार्ज एक्चुअल में है क्या। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब पहुंच जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज का ट्रांसफर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए वो जिस बॉडी में पहुंच जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाती है। जहां से वो निकले हैं अब वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाती है। इतना क्लियर है? वंशिका, अक्षिता, क्लियर है इतना? Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इसमें लिखिएगा, आगे हेडिंग डालिएगा चार्ज। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल क्यू से। इसकी ऐसा यूनिट होगी कूलम्ब। जिसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कूलम्ब। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप शक्कर लेने जाते हैं या आप केला लेने जाते हैं, दो अलग अलग चीज लेने गए। मान लो आप मांगेंगे शक्कर दीजिए मुझे 3 किलो 200 ग्राम, तो क्या दुकानदार इतना शक्कर आपको दे सकता है? बिल्कुल खुशी खुशी दे देगा, उतना रेट आपसे ले लेगा। अगर आपने बोला नहीं 3 किलो 700 ग्राम चाहिए, देगा वो। लेकिन अगर आपने बोला कि मुझे बनाना चाहिए 3.7 पीस चाहिए, तो क्या वो इतना पीस देगा? नहीं। तो वैसे ही चार्ज जो है ना वो क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब हाँ, फिक्स्ड उसकी इतनी, जैसे कि बनाना या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा। 1000 चाहोगे तो 1000 भी मिल जाएगा, लेकिन 1000.5 मांगोगे तो वो नहीं मिलेगा। तो वैसे ही देखो, इस बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे उछल के चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? हाँ, 1.6 इंटू -19 कूलम्ब। तो देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस बॉडी में कितना नेगेटिव चार्ज गया? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब दूसरा इसमें जाएगा, क्या आधा इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है? नहीं। अगर दूसरा चला गया तो टोटल चार्ज इसके पास कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी कि इसके मल्टीपल में ही होगा जो चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बॉडी के पास 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज है, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कीजिए, डिवाइड करके देखिए, ये पूरा कट जाएगा और 5 आएगा, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे। लेकिन अगर मैं बोल देता कि 7.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज है, तो आप बोलोगे ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोलूंगा क्यों पॉसिबल नहीं है? आप बोलेंगे मैं जब इसे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर रहा हूं या कर रही हूं, तो इसमें कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो आधा जा नहीं सकता। इसका मतलब जो भी इसमें चार्ज होगा
वो इससे हमेशा डिवाइड होगा। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है। शक्कर आपने 3 किलो 245 ग्राम मांगोगे तो भी मिल जाएगी, उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि 3 किलो या 4 किलो ही मिलेगी। तो मास और चार्ज में ये डिफरेंस है कि चार्ज जो है एक क्वांटाइज चीज है, यानी कि उसमें क्वांटिटी आपकी फिक्स कर दी गई है कि या तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ होगा या उसके मल्टीपल में ही होगा। इतना समझ में आया ना? लेकिन मास क्या क्वांटाइज्ड है? मास नहीं। क्या शक्कर के लिए फिक्स है क्या 3 किलो नहीं तो फिर 4 ही किलो मिलेगी? ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। इतना समझ में आया ना? अब लिखिएगा इसमें चार्ज में, चार्ज की डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। पहली डेफिनेशन, द नेट एक्सेस और नेट डेफिशिएंसी, द नेट एक्सेस यानी अधिकता, द नेट एक्सेस और नेट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a body is called charge, समझ में आ रहा है? तो यहां तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चार्ज होता क्या है। ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो अपने साथ अपना चार्ज लेके पहुंच जाएगा। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ समथिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ समथिंग that is possessed by a body. Electric charge is a something that is possessed by a body, which makes it possible to exert an electric force or respond to an electric field, ये वाली जो डेफिनेशन है ना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे तब वहां पे देखेंगे कि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा रिस्पॉन्स करता है। क्लियर है इतना? जैसे 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। कोई बता सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करूंगा मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में? जो फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है उसे आप कैसे समझाओगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? वो इनर्शिया होता है, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था उसकी आप लोगों ने यूनिट देखी होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पढ़ा है नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक सर्कुलर डिस्क का होता है mr²/2। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज? ऑनलाइन जो देख रहे हैं कोई बताएगा? तो देखो, चीजों को रिलेट करना हमको आना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी चीज है जो बताती है कि बॉडी कितने आराम से घूम सकती है। जैसे आपने देखा होगा शक्तिमान जब वो रोटेट करता था तो अपनी बॉडी एकदम सिकोड़ लेता था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था उसका फॉर्मूला था क्या? mr², I = mr²। यानी मास तो है ही, साथ में मास कितनी दूरी तक के फैला हुआ है, रेडियस। अगर मैं अपने हाथों को ऐसा फैला दूं
इसका मतलब मास जो है वो बहुत दूरी तक के फैला हुआ है। तो एम आर स्क्वायर, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना उतना ज्यादा घूमने में दिक्कत होती है। इसलिए आपने देखा होगा शक्तिमान इस तरीके से अपने हाथ को सिकोड़ लेता था। इवन जो बर्फ के ऊपर जो डांस करते हैं डांसर, जब वो भी रोटेट करते हैं तो देखा होगा आपने, वो सिकोड़ लेते हैं खुद को। या जो कोई बैक फ्लिप मारता है तो जब वो हवा में होता है ना तो अपने दोनों घुटनों को अपने सीने से जोड़ लेता है, अपने डायमीटर को वो कम कर लेता है ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए और वो बड़े आराम से रोटेट कर पाए। वैसे चीजों को हमको रिलेट कर करके अभी सीखना है, ठीक है। इसमें लिखिएगा, अभी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये एक मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। तो नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is a fundamental property of matter, दुनिया में जितने भी मैटर है ना उनकी दो ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक होता है मास और दूसरा होता है चार्ज। क्योंकि अगर कोई बॉडी है तो उसमें मास तो होगा ही होगा, और ये जो कुछ भी मटेरियल बना होता है वो किससे मिलके बना हुआ है, बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है। और एटम के अंदर होते कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब में चार्ज होता है। तो चार्ज और मास ये दोनों चीज से मिलके क्या बना होता है, मैटर, ठीक है। अब इसके बाद लिखिएगा छोटी सी हेडिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो मैंने अभी बताया था लिखिएगा इसमें डैश करके, इट मीन्स any of the electric charge, any of the electric charge can exist only as an integral multiple of charge of n electron, चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन। और जहां इलेक्ट्रॉन लिखे वहां पे बाजू में लिख लीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे हमें पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना चार्ज होगा बॉडी के ऊपर, मतलब इसके मल्टीप्लीकेशन में ही होगा। चार्ज को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, क्यू, स्मॉल क्यू। तो किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें रिसीव हुआ है तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे देखिए किसी बॉडी में कितना चार्ज होगा तो हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव किए मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसको आपको यहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू इलेक्ट्रॉन। जहां पे n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। आप लोगों को समझ में आ रहा है वंशिका, अक्षिता? Yes. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, अगली हेडिंग लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बाद में बच्चों को फिर बहुत डाउट होता है, वो चार्ज को जब मास के साथ में रिलेट करने लगते हैं। तो यहां हम पहली क्लास में ही बता देंगे कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है,
ताकि वो उनको डिफरेंट डिफरेंटली ट्रीट करें। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? पॉजिटिव या नेगेटिव। जबकि मास में ऐसा कुछ होता नहीं कि पॉजिटिव मास या नेगेटिव मास है ना। तो लिख लीजिएगा चार्ज में इट इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और मास में लिख लीजिएगा मास इज ओनली ऑफ वन काइंड। मास इज ओनली ऑफ वन काइंड ना, लेकिन हम उसे पॉजिटिव बोलते हैं ना नेगेटिव बोलते हैं, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, चार्जेस के बीच में कितने टाइप के फोर्स हो सकते हैं? कौन कौन से? वंशिका, अक्षिता, आप लोग बताइए कि चार्जेस के बीच में कितने टाइप के फोर्स हो सकते हैं? अट्रैक्शन और रिपल्शन। वेरी गुड। दो चार्ज हैं, अगर वो दोनों सेम टाइप के होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, और अगर वो सेम टाइप के होंगे तो रिपल्शन होगा, और अगर अपोजिट होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो यहां पे लिख लीजिएगा चार्ज में देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। There are two types of forces between charge, repulsion and attraction. Repulsion and attraction. अच्छा मास के साथ में क्या है? दो मास हैं, एक ये मास है एक ये मास है, तो इनके बीच में हाँ कोई भी दो मास के बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा। इवन ये जो बोर्ड है और मैं, हम दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है। दो बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और वो जो अट्रैक्ट करती हैं उसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होता है वो फोर्स को ही देखो, यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था पिछली सीजन में, Gmm/r²। अर्थ के केस में ये जो m है ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमको ये फोर्स भी ज्यादा फील होता है। ग्रेविटेशनल पुल, ये पेन जो है अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये अर्थ जो है इस पेन को अपनी तरफ खींचेगी, और ये जो है ना ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत वीक होगी, अर्थ की जो होगी बहुत ज्यादा होगी, तो ये अर्थ की तरफ ही चला आता है। तो कभी भी ऐसा मत बोलना कि दो मास के बीच में कोई फोर्स नहीं होता, दो मास के बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो मास के उसमें लिख लीजिएगा देयर इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासेस। देयर इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासेस। अगर आप यहां से स्पेस में चले जाएं और वहां पे ऐसे दो मास को रख दें तो हो सकता है कि वो एक इन्फिनाइट समय के बाद में दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कांटेक्ट में आ जाएंगे। इसी तरीके से तो प्लैनेट्स का निर्माण होता है, सन का निर्माण होता है, बहुत सारे वहां पे डस्ट पार्टिकल होते हैं, इनमें टेंडेंसी यही है एक दूसरे से अट्रैक्ट होने की, इसलिए अट्रैक्ट होकर बड़े बड़े प्लैनेट्स तक के बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला लिखिएगा द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और मास में लिखिएगा नॉट क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का हम लोगों ने मतलब देख लिया अभी कि चार्ज उसमें जो है Q इज इक्वल्स टू एन ई, एन जो है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मास के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। अगला लिखिएगा चार्ज की, इसमें लिखिएगा द चार्ज इज कंजर्व्ड।
द चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या मास कंजर्व होता है या नहीं होता है? क्या मास कंजर्व्ड है? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे। हाँ वो पढ़े थे, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या सच में मास कंजर्व्ड है? ऑनलाइन है जो, कोई आंसर करेंगे? क्या मास कंजर्व्ड है? आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ये इक्वेशन जानते हैं या नहीं, कि मास जो है वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहां पे यही तो होता है, जब दो बड़े बड़े एटम्स आपस में मिलते हैं ना, तो जो उनका टोटल मास बनना चाहिए मिलके, उससे कम मास बनता है। तो जो बचा मास है वो कहाँ गया? वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत हाई लेवल में एनर्जी निकलती है। देखो भले मास छोटा सा हो, पर ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, और उसका भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो सोचो अगर आपने 0.001 ग्राम भी मास लिया है, तब भी देखो इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा मिलने वाली है एनर्जी की। तो आप वहां पे क्या है, हम लोग फ्लो थ्रू पाइप्स वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें ऐसा था कि भाई एक साइड से जितना मास जाएगा दूसरी साइड भी उतना ही मास निकलेगा। तो वहां पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाते थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि मास हमेशा कंजर्व्ड रहे। जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है वो कंजर्व्ड नहीं हुआ। एनर्जी और मास जो है आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो मास जो है वो कंजर्व्ड नहीं है। कुछ कंडीशंस में होता है, एक साइड से पानी जाएगा पाइप में, दूसरे साइड से उतना ही मास का पानी निकलेगा, क्योंकि पाइप जो है वो स्टोर नहीं कर रहा है, ना तो वो पानी को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। पाइप का काम ही नहीं है ये, इसलिए वहां पे मास कंजर्व्ड था। पर हम चाहें तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा मास में, मास इज नॉट कंजर्व्ड। उसके बाद चार्ज में लिखिएगा, क्या चार्ज बिना मास के रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। अरे कुछ तो हो जिसके ऊपर वो चार्ज जाएगा। तो बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो लिख लीजिएगा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज, इवन देखिए इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मास होता है। कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सोचो उसका खुद का मास है जो एक चार्ज है। तो बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपने एक मास ले लिया है, वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि एक जो मास है वो बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकता है। इस पेन के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है ये। एक मिनट, ये न्यूट्रल है, तो देखो मास है लेकिन इसमें चार्ज नहीं है। तो दूसरी तरफ लिख लीजिएगा, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। उसके बाद लास्ट लिखिएगा, लास्ट डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। लिख लीजिए, फिर समझा रहा हूं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। और मास में लिखिएगा, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। अच्छा, आप लोगों ने सुना है कभी कि कोई बॉडी मैक्सिमम कितनी स्पीड में ट्रेवल कर सकती है? लाइट की स्पीड। कोई भी बॉडी लाइट की स्पीड से ज्यादा पे ट्रेवल नहीं कर सकती है, कोई भी बॉडी। इसका रीजन जानते हैं आप लोग? इसका रीजन ये है कि हमारा जो मास है या किसी भी बॉडी का मास है, वो रेस्ट कंडीशन में अलग होता है, और जब वो बॉडी मूव करना शुरू करती है ना, तो उसका मास चेंज होने लगता है। तो उसका मास कितना होता है जब वो मूव करती है? तो उसका मास जो होता है वो बराबर होता है किसके? m नॉट
अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के, जहां पे ये वेलोसिटी है उस बॉडी की और नीचे है क्या साउंड सॉरी लाइट की स्पीड, और एम नॉट क्या है रेस्ट कंडीशन में उसका मास। अब आप देखिए अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कट जाएगा नीचे 1 माइनस 1 यानी 0, तो मास कितना हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 0 यानी इंफिनिटी, तो मास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट मास की बॉडी को अगर आपको ढकेलना है आगे, उसकी स्पीड बढ़ाना है, तो उसके लिए एनर्जी भी कितनी लगेगी इनफाइनाइट, उतनी एनर्जी हम दे ही नहीं सकते। इसलिए जो मास होता है ना वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, इस फॉर्मूले से। अगर मैं बोलूं आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहे हैं तो आपका मास कितना होगा, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और वो आंसर आपको मिल जाएगा। पर वो चेंज इतना नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल क्यों होता है, क्योंकि आपकी स्पीड कितनी है, यहां पे अगर रखोगे 100 किलोमीटर पर आवर मतलब होगा करीब 25-30 मीटर पर सेकेंड, और ये किस पे जा रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये जो है ऑलमोस्ट जीरो है इसके सामने, तो जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग ये वाला टर्म ना जीरो हो जाता है, तो नीचे 1 बच जाता है, तो आपका मास ना ऑलमोस्ट उतना ही लगेगा जितना रेस्ट कंडीशन में था। तो मास जो है वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन वगैरह के साथ में ऐसा नहीं है। इसलिए आप तुरंत यहाँ पे करंट मतलब स्विच ऑन करते हो और कितनी भी दूरी पे लाइट क्यों ना हो वो तुरंत स्विच ऑन हो जाता है, वो तुरंत स्विच ऑन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं ना वो लाइट की स्पीड में ट्रेवल करते हैं किसी वायर में, तो चार्ज के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे चल के आगे की क्लास में जब मैं बताऊंगा कि ये लाइट की स्पीड में मूव कर रहा है, तो ये स्पीड जो है इसकी वो सॉरी चार्ज जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मास डिपेंड करता है। मैंने फॉर्मूला भी आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक के रखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और भी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे, ठीक है। तो वंशिका, अक्षिता, वरुणी, आज की क्लास यहीं तक के रहेगी। इस क्लास का जो पीडीएफ है मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोग के ग्रुप में, तो आप लोग ग्रुप अभी ये चैट को एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू। Okay, so thank you. Thank you, sir. ओके ओके स्टूडेंट्स।